मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदन लाल संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीछे कौन गिर गया भाई? बैठ जाओ, बैठ जाओ। धन्यवाद सभी साथियों का। बैठ जाएं सभी साथियों। सबसे पहले तो मैं गंगा जमुना के दुआ फतेह भूमि फतेहपुर को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने जिस धैर्य के साथ मेरे तमाम पूर्व वक्ताओं के वक्तव्यों को सुना है, उसी तरह से मुझे भी सुनेंगे। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी को, अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी को, और साथ साथ चूंकि अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी 1 महीना ही हुआ होगा, शायद प्रमोट हुए महात्मा राम लखन पाल जी को, शिवशंकर द्विवेदी जी को, सुनील शुक्ला जी आज आए नहीं हैं, उनको भी, और तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो हमारा मिशन है भुगतान का, मिशन भुगतान कार्यक्रम, इसको जल्दी से जल्दी संपन्न कराकर आपकी सबकी मेरी पीड़ाओं का हरण करेंगे आप तमाम हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी। तो दोस्तों, एक शेर मेरे कई साथियों ने सुनाया, लेकिन वो पूरा नहीं सुनाया। मैं हालांकि कम से वो शायरी करता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन मैं वो पूरा सुना देता हूँ आज आपको। कवि दुष्यंत जी ने लिखी है, ये बड़ी आज़ादी के वक्त की कविता है, जब देश गुलाम था, और आज उन स्थितियों से भी कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में, चूँकि आज़ादी के समय कम से कम जो कानून अंग्रेजी सरकार बना देती थी, उनका वो स्वयं भी पालन करते थे और नागरिकों से भी करवाते थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने बनाए हुए कानूनों का भी पालन ईमानदारी से नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि जो भी कानून नागरिकों के हित में बने हुए हैं, जो उन्होंने स्वयं ही बनाए हैं, उनकी भी जमकर वो अवमानना करें, उल्लंघन करें। तो ऐसी ही परिस्थितियों में कवि दुष्यंत ने ये कविता लिखी थी, बड़ी ओजस्वी और बारे में कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। दोस्तों, हम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हिंदुस्तान में जिस पीड़ा और उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, ये सब आप भली भांति जानते हैं। ज्यादा इस पर विस्तार से मैं चर्चा करूं वो मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि आप सब भुक्त हो गए हैं, सब मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। 5 लाख साथियों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और करोड़ों ऐसे हैं जो आत्महत्या से भी बुरा जीवन गुजार रहे हैं, कि जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, वो साथी कम से कम दुनिया के दुख दर्दों को छोड़कर जा चुके हैं। उनके परिवारों पर निश्चित रूप से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, लेकिन उनकी अपनी आत्मा कहीं न कहीं प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन करोड़ों लोग साथी ऐसे हैं जो अपना बुद्धि विवेक तक खो चुके हैं, अर्धविचलित की हालत में हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो जी रहे हैं या मर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में
जब 42 करोड़ परिवार फंसे हुए हैं और उनकी पीड़ा को सत्ता या विपक्ष में बैठे हुए लोग सुन नहीं रहे, देख नहीं पा रहे, तो परम पिता परमेश्वर ने, प्रकृति ने संभवतः हमको और आपको सबको चुन लिया है इस काम के लिए कि हम इतना बड़ा धमाका कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर करें जिससे अन्यायी शासन के और मूक दर्शक बने हुए विपक्ष का हृदय फट जाए। ऐसा कोई काम करने के लिए आपको संभवतः परमात्मा और प्रकृति ने चुना है। आप देख रहे होंगे, हम और आप तो सामान्य लोग हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है। सामान्य लोगों पर, जनसाधारण पर हमेशा शासन अत्याचार करता आया है, उनका उत्पीड़न करता आया है, उनकी अनदेखी करता है, उनको अपमानित करता है, उनकी उपेक्षा करता है। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे तबके का शोषण हो रहा है, ऐसे तबके का उत्पीड़न हो रहा है जिसे देखकर सुनकर सारी दुनिया आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर शर्मसार है। अंतरराष्ट्रीय पहलवान जिन्हें देश का गौरव कहा जाता है, सम्मान कहा जाता है, और जब वो मेडल लेकर के आते हैं विदेशों की धरती पर, हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं, तिरंगा, तो पूरा देश गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेता है कि आज हमारे हिंदुस्तान के बच्चों ने विदेशी धरती पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश का गौरव बढ़ाया, उसकी शान बढ़ाई, हमारे झंडे को, तिरंगे को ऊंचा किया। दोस्तों, वैसे तो ये भावुकता की बातें होती हैं, केवल ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपने कोई वहां मेडल जीत लिया तो उसको लेकर के हम सीना चौड़ा कर लें कि संपूर्ण राष्ट्र का मान बढ़ गया हो। वो केवल एक सत्ता का षड्यंत्र होता है ताकि हम लोग वास्तविक मुद्दों से अपने ध्यान को भटका लें, वास्तविक चीजों को ना देखें और इन पहलवानों के नाम पर, इन खिलाड़ियों के नाम पर, इन अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग देश के जनसाधारण का भावनात्मक शोषण करते हैं और ऐसे लोगों के माध्यम से अपने प्रपंच को, अपने षड्यंत्र को मजबूत करते हैं। ये जो पहलवान अभी पिछले 1-1.5 महीने से जंतर मंतर दिल्ली पर धरने पर बैठे हैं, ये तमाम पहलवान सत्ता के साथ मिलकर उसके गीत गाते रहे, इन तमाम ठग कंपनियों को प्रमोट करते रहे, जिन ठग कंपनियों ने आपके जीवन को बदहाल बना दिया है। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा वो सब पर नजर रखते हैं, सब पर दृष्टि रखते हैं और वो अपना काम उन शैतानों से और दुष्टों से भी करा लेते हैं जो आम जनता का शोषण करने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि कभी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों को पद्मश्री, उनमें से कईयों को पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, उन्हें इस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग सड़कों पर कुचल देंगे, उनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे और ऐसे जघन्य अपराध को, यौन शोषण जैसा अपराध, उसकी भी सत्ता में बैठे हुए लोग अनदेखी कर देंगे और पहलवानों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। ये कुदरत का करिश्मा है दोस्तों कि जिन्होंने आपकी पीड़ा की अनदेखी की। मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे दूसरे तमाम साथियों ने बहुत प्रयास किया कि देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी, देश की सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या ये जो सेलिब्रिटीज हैं, पहलवान, क्रिकेटर, हीरो, हीरोइन या कोई बड़ा सामाजिक संगठन इन ठगी पीड़ितों की समस्या को लेकर एक ट्वीट कर दे, ढंग से प्रधानमंत्री को टैग कर दे और कहे कि प्रधानमंत्री जी, जब आपने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी प्रदान की है, तो इस कानून का पालन कराइए और देश के 42 करोड़ लोगों को मरने से बचाइए, मौत के मुंह में जाने से बचाइए, इनकी जीवन भर की मेहनत की जमा पूंजी को इन्हें वापस दिलाइए। लेकिन दोस्तों, अफसोस, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हों, चाहे विपक्ष के लोग रहे हों और चाहे सेलिब्रिटीज, पहलवान, खिलाड़ी, हीरो, हीरोइन रहे हों, किसी ने भी एक शब्द तक कभी आपके
विषय पर नहीं बोला, सबने आपके उसकी अनदेखी की। भले कि ये धोनी जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे लोग और वो गुल्ली डंडा क्रिकेटर्स, ये पहलवान, उन तमाम कंपनीज का प्रचार करते रहे जिन कंपनीज ने आपकी भावनाओं का दोहन करके, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया। हमारे इतिहास में ये बताया गया है कि जब क्रांति होती है किसी समाज में, किसी राष्ट्र में, तो शोषण और उत्पीड़न इतना बढ़ जाता है उस राष्ट्र में कि उस शोषण और उत्पीड़न से जितने भी तबके होते हैं, चाहे वो कोई देवता हो, असुर हो, संत हो, मुनि हो या जन साधारण हो, सभी उसके दुष्परिणाम भोगने लगते हैं, सब प्रभावित हो जाते हैं। और अब जो आप देख पा रहे हैं कि इतने ख्याति प्राप्त पहलवान अपने मेडल परसों शायद गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए वो चले गए थे। जिस मेडल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने खून पसीने बहाए होंगे, कितना शोषण झेला होगा, कितना अपमान झेला होगा, उन मेडल्स को वो गंगा जी में प्रवाहित कराने चले गए थे, जो कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। सत्ता और सत्य की दुश्मनी इतिहास प्रसिद्ध है दोस्तों। आज अगर आप किसी बड़े पद पर हो गए या आपने कोई ख्याति प्राप्त कर ली है, कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तो उस उपलब्धि का सत्ता अपने लिए इस्तेमाल करती है। जब तक आप सत्ता के साधन बने रहेंगे, सत्ता के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे, तब तक सत्ता आपकी वाहवाही करेगी, आपको सम्मान देगी, आपको सुरक्षा देगी और सब कुछ दे देगी। लेकिन जैसे ही आप न्याय की बात करेंगे, सत्ता द्वारा रचे गए षड्यंत्रों का प्रतिकार करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ने लगेंगे, यही सत्ता आपको दूध में से जैसे माखी को निकाल के फेंक दिया जाता है वैसे फेंक देती है। वही आज पहलवानों के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे जो लगता है, आभास होता है, ये होता है कि अब आपकी लड़ाई कोई बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं रही है। आप बिल्कुल लड़ाई के अंतिम मोर्चे पर पहुंच चुके हो। कानून आपके भुगतान के लिए बन चुका है। देश के 14 राज्यों में उस कानून के अंतर्गत आपके भुगतान के आवेदन लिए जाने लगे हैं। आप जिस राज्य की धरती पर बैठे हो, उत्तर प्रदेश की पर, यहाँ तो आपके भुगतान के लिए बाकायदा पोर्टल बना दिया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और अगर आप अपने जिले के सक्षम अधिकारी के यहाँ अपना आवेदन करने नहीं जा सकते, तो आप अपना आवेदन सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। तो ये सुविधा आज उत्तर प्रदेश में हुई है, कल और राज्यों में होगी और एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी कि पूरे देश भर में हो जाएगी। आपकी संख्या दोस्तों 42 करोड़ है। मैं जिस हौसले के साथ या जिस भरोसे के साथ आपको सबको कहता हूं कि वर्ष 2023 में आपका भुगतान हो जाएगा, उसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मैं भी जान चुका हूं कुछ चीजों को। जैसे ठगों के दलालों को आपकी कमजोरियां पता हैं, वैसे ही मुझे भी कुछ चीजें पता चल गई हैं लड़ते लड़ते आपके लिए, कि हम कुछ भी ना करें, केवल 42 करोड़ लोगों को इतना बता दें कि संसद ने आपके भुगतान की गारंटी का कोई कानून बना दिया है। इस कानून के तहत आपको अपने जिले में सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करना है और आपका पैसा 180 दिन में आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना मिल जाएगा। ये इस कानून में लिखा है और ये पार्लियामेंट ने वचन दिया है, इस पर राष्ट्रपति ने साइन किए हैं, तमाम राज्य सरकारों ने एफिडेविट फाइल किए हैं कि वो आपका भुगतान करेंगी। ये सत्य बात है। और जैसे ही इस सत्य को सुनकर देश के 42 करोड़ लोग अपना आवेदन दाखिल कर देंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश देश की सत्ता को जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक है। अगर 42 करोड़ लोग आवेदन कर दें और कहीं उनका भुगतान सत्ता में बैठे हुए लोग ना करें, तो निश्चित रूप से यही 42 करोड़ लोग इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे, जमींदोज कर देंगे।
क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि जब ये कानून है, कानून में ये लिखा है और हमने आवेदन कर दिया तो हमारा भुगतान क्यों नहीं किया गया। जब वो क्यों का सवाल उठाएंगे तो उनके मन में ये भाव भी आएगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग बेईमान हैं, केवल बकलोली करते हैं, हमें झूठा झांसा देते हैं, उनकी नीयत हमारा भुगतान करने की नहीं है। और जब ये विचार आपके मन में आ जाएगा 40 करोड़ लोगों के में, तो ये विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि ये न केवल मोदी की सरकार को बल्कि जो राज्यों में भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बैठी हुई है उनको भी जमींदोज कर देगा। इतनी ताकत आपके इस विचार में पैदा हो जाएगी। आपको केवल इतना सा काम अगर आपने कर लिया तो आप सबका भुगतान निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही हो जाएगा, ये तय है। इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अंश मात्र। दूसरा साथियों, मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बार आप एक इतना बड़ा कार्यक्रम करें, जैसे भी करना पड़े वो हमें करना है, चाहे उसके लिए भूखा रहना पड़े, पैदल चलना पड़े, डंडे खाने पड़े, अपमान झेलना पड़े, जो भी करना पड़े वो करना है। लेकिन और वो कर दोगे दोस्तों तो उससे आपकी सराई को इतना बड़ा बल मिल जाएगा, इतना बड़ा बल मिल जाएगा कि जो लोग आज आपकी अनदेखी कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपकी पीड़ा को सुन नहीं रहे, उन सब के हृदय फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, वो सब आपके कदमों में पड़े होंगे और कहेंगे, माफी मांगेंगे आपसे कि माफ कर दो, अपना पैसा 2 से 3 गुना नहीं 6 से 10 गुना तक ले लो, आज ही ले लो। लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और इस पीरियड में और भी प्रदेशों में अध्यक्ष बनाएंगे और पदाधिकारी भी बनाएंगे, उन सब का एक बड़ा विशाल सम्मान समारोह हम 31 जुलाई को हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आयोजित करें। एक संदेश जाए, लगे खोज हो आपकी, मोदी सोचे कि यार ये कौन सा संगठन आ गया, कौन सा नेता आ गया जिसके स्वागत सम्मान में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। राहुल गांधी विचलित हो जाए, मायावती विचलित हो जाए, अखिलेश हो जाए, और वो चरण सिंह के नाती का क्या नाम है, जयंत विचलित हो जाए, और वो दुनिया भर के जितने भी हैं हिंदुस्तान के तमाम राजनेताओं को पता चलना चाहिए कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम का एक छोटा सा संगठन, जिसको भी केवल 1.25 साल हुआ है, 25 फरवरी 2022 को हमने ये संगठन बनाया था, आज 1 वर्ष 3 महीने हुए हैं दोस्तों। और 1 वर्ष 3 महीने में हम इतने कार्यक्रम वैसे दे चुके हैं, इतने संदेश दे चुके हैं कि उससे लगता है कि आपकी जो प्रगति की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज है। अन्य आंदोलनों की अपेक्षा, अन्य संगठनों की अपेक्षा निराश होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जुलाई में हमें पूरा 1.5 वर्ष पूरा हो जाएगा 31 जुलाई को, और शहीद आजम ऊधम सिंह जी की जयंती होती है उसी दिन। और शहीद आजम ऊधम सिंह के विषय में मैं आपको बता दूं कि उनको हमने क्यों अपना आदर्श चुना है, क्यों नहीं भगत सिंह को चुना, क्यों नहीं अम्बेडकर को चुना, क्यों नहीं किसी और को चुना। ऊधम सिंह जी को आदर्श चुनने के पीछे जो मेरी सोच थी वो ये थी कि ऊधम सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाकर के मार दिया था अंग्रेजी काल में, और लगभग 21 साल बाद मारा था। 1919 में जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो हुआ था। हिंदुस्तानी नागरिकों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां उस गोली कांड में मर गए थे। बहुत सारे संगठन उस वक्त आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ऊधम सिंह उस वक्त बालक थे, किशोरावस्था में थे। उन्होंने वो अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया, कोई आजादी का नारा नहीं दिया। उनके मन में एक भाव आया कि मैं इस हत्यारे जनरल डायर को मारूंगा, ये चाहे जैसे मारूं, जब मारूं, लेकिन इसको मारूंगा। बहुत लोगों की नजर थी, लेकिन जनरल डायर को कोई मार नहीं सका। ऊधम सिंह लंदन गए, एक किताब के अंदर इस तरह से काटा उसको, मोटी किताब को लेकर के कि उसमें रिवॉल्वर छुप जाए।
रिवॉल्वर के आकार में। रिवॉल्वर लेकर के गए और जब लंदन में उसकी सभा चल रही थी तो वहीं जाके मार दिया उसको। उससे अंग्रेज शासन हिल गया, एक संदेश गया तो पता नहीं यार कितने उधमसिंह होंगे हिंदुस्तान में जिनके मन में ये भाव पल रहा होगा कि मुझे डायर को मारना है, मुझे कायर को मारना है, मुझे उसको कौन थी विक्टोरिया को मारना है, मुझे उसको मारना है। कहीं ऐसा ना हो कि हजारों उधम सिंह हिंदुस्तान की सरजमीन पर पल रहे हो और वो पूरे अंग्रेजी सिस्टम को गोलियों से ढूंढ डालें चुपके से। तो पता थोड़ा है, आप संगठन बना के जाओगे, आह्वान करके जाओगे, पुलिस रोकेगी, फौज रोकेगी, गुंडे रोक लेंगे, दुनिया भर की चीजें आपके पीछे लग जाएंगी। लेकिन कोई अकेला आदमी चुपचाप चला जाए बिना किसी को बताए कहीं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उसे कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता ना उसे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके मन में क्या पड़ रहा है। तो इसलिए इस दृष्टि से कि मनुष्य को, प्रत्येक नागरिक को इतना देशभक्त होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसे किसी संगठन की आवश्यकता ना पड़े। वो स्वयं अपने अपमान का बदला ले सके, स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। इस वजह से हमने ऊधम सिंह जी को अपने आदर्श के रूप में चुना और उनकी जयंती के अवसर पर 31 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम, दोस्तों पिछले साल भी हमने किया था, लेकिन वर्ष 2023 का 31 जुलाई का जो हमारा कार्यक्रम हो, हालांकि वो सम्मान समारोह के रूप में हम आयोजित करना चाहते हैं ताकि एक संदेश जाए कि यार इस संगठन के अध्यक्ष का इतना बड़ा सम्मान समारोह हो रहा है, तो ये संगठन जब अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरेगा और हमने इसकी मांग की अनदेखी कर दी, इसकी मांग की पूर्ति नहीं कर दी थी, तो ये क्या नहीं कर डालेंगे ये लोग। हमें ये करना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मैं बहुत थक चुका हूँ, लगातार 25 अगस्त 2022 से जगह जगह जाना पड़ रहा है, पैरों में सूजन आ जाती है और कई तरह की तकलीफें होने लगी हैं, लेकिन चूंकि ये करना है तो करना है, तमाम तकलीफों को सहेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमसे पहले भी बहुत सारे लोग इस काम को कर चुके हैं, उनके पास संसाधनों का घोर अभाव था। भाई साहब बैठे हुए हैं, किसान यूनियन से ही हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का वो जिक्र कर रहे थे। तो जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान यूनियन का गठन किया था, किसान आंदोलन शुरू किया था, खैर के पास मेरा गांव है, पहला गोलीकांड वहीं हुआ था, 17 या 18 लोग शहीद हो गए थे किसान उसमें। मेरी वही तहसील है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आज भी शहीद स्तंभ बना हुआ है। बाबा टिकैत के पास तो बस हुक्का था और अपनी खड़ी भाषा थी, कोई उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था उनके पास। उन्होंने उस दौर में केवल आपस में चर्चा कर करके, धोखे पे पंचायत करके एक इतना बड़ा विशाल संगठन बनाया। 1992 की घटना है शायद, वो इंडिया गेट पे 1 महीने तक जो है वहां पैर रखने को जगह नहीं छोड़ी थी, हुक्का उड़ाता रहता था, 1 महीने तक भैंसे बांधी थी ले जाते। 1992 नहीं, 1988 की घटना है। वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा था राजीव गांधी को। बाबा टिकैत कभी किसी नेता के, मंत्री के, सीएम के घर नहीं मिलने जाते थे, वहां आना पड़ता था सबको। अब तो ये लड़के हो गए हैं, उनके नकली टिकैट बोलता हूँ मैं, इन दोनों में पढ़े लिखे हैं। हालांकि राकेश ने पहले भी कर रखी है, पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए हैं वो तो, लेकिन इनमें उतना साहस नहीं है। जैसे कल गंगा जी में प्रवाहित नहीं करने के लिए कर देना चाहिए था, जिस मेडल की कीमत केवल 15 रुपए बता दी कि उसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने, ऐसे मेडल को बचा के भी क्या करना था, कर देना था प्रवाहित, बल्कि बेकदरी के साथ करना चाहिए था। लेकिन ये डर गए सत्ता से, यार कहीं वह सत्ता हमें देशद्रोही घोषित ना कर दे। अरे जो खुद देशद्रोही है वो तुमको क्या देशद्रोही घोषित करेंगे। बाबा टिकैत की लड़ाई मुलायम सिंह से रही, मायावती से रही, राजीव गांधी से रही, मतलब जो जो समय उनके समय रहे नेता, सबको उन्होंने चुनौती दी, सबकी चुनौती स्वीकार की और सबको परास्त किया। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, उनके पास लेकर एक बहुत बड़ी शक्ति थी, ईमानदारी की।
वो ईमानदार थे, साहसी थे, जो बोल दिया उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रहते थे, उसमें किंतु परंतु नहीं लगाते थे कि नहीं यार ये हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। वो अपनी बात पर अड़े रहे। और जिन किसानों की हिंदुस्तान में कोई कदर नहीं होती थी उस समय, किसान और मजदूर केवल शोषण का जरिया थे, उनका शोषण होता था। उन किसानों को एक पहचान दिलाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उनकी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया और बहुत सारे काम करवाए। एमएसपी पे टालमटोल रहती थी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैती ऐसे हुए जिन्होंने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करवा दिया। किसानों के बहुत सारे कर्जे माफ करवाए। जब बीपी सिंह की सरकार आई तो बाबा टिकैत की मांग पर ही सबसे पहले उन्होंने किसानों के समस्त कर्जे माफ कर दिए थे और बहुत सारे बिजली के बिलों में छूट दिलवाई। किसानों का संगठन बनाया और गैर राजनीतिक रहते हुए बनाया सब कुछ। जो गैर राजनीतिक थे पूरी तरह से। अब तो उनके बेटे हो गए, तो राजनीति भी कर ले, चुनाव भी लड़ लिया था राकेश ने। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी चीजों को भोगा है, देखा है जिंदगी में। हमने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को पूरी तरह से गैर राजनीतिक रखना है। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारी वजह से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, कोई दाऊद बन जाए, कोई मायावती बन जाए, कोई अखिलेश बन जाए, कोई भी बन जाए, काला चोर बन जाए, तो भी हमारी सेहत पर उसको लेकर के कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल और केवल वर्तमान में सबसे पहले भुगतान होना चाहिए कि हमारा भुगतान हो। दूसरा लक्ष्य, जब सबका भुगतान हो जाए तो दूसरा लक्ष्य तो कुछ लक्ष्य रह ही नहीं जाता। ये लक्ष्य पूरा होते ही वो लक्ष्य तो आप लोग खुद पूरा कर लोगे। ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना। 42 करोड़ लोगों का अगर आप लोग भुगतान करा देते हैं इस संगठन के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से, गैर राजनीतिक रहते हुए, तो उसी दिन अगले दिन हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बन जाएगा। उस दिन आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पूरा देश का पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होगा, जो करके जैसे महेंद्र सिंह के सामने खड़ा होगा। तो बाबा बताओ क्या सेवा करनी है। और बाबा जो कहते थे वो करना पड़ता था सरकारों को। यही स्थिति आपके संगठन के अध्यक्ष की हो जाएगी कि पूरा देश का शासन सिस्टम सब आपके सामने झुककर खड़ा होगा और जो आदेश आप करोगे उसका पालन होगा। केवल थोड़े से संयम की जरूरत है। एक कार्यक्रम 31 जुलाई वाला आप इतना जबरदस्त कर दो कि इसकी गूंज के सामने क्या नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी, क्या कोई और, क्या देश का मीडिया, सब बौने नजर आने लगे, बौने पड़ जाए। इस कार्यक्रम में ईमानदारी के साथ तमाम साथी अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी मांग को मानने के लिए यही सरकार मजबूर हो जाएगी। कोई 56 इंची नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं कि झुकता नहीं है। सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है देश का, तुरंत झुक जाता है। उसे लगे कि मेरी सत्ता को खतरा है, इन लोगों की वजह से मुझे वोट नहीं मिलेंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा, तुरंत रोएगा, माफी मांगेगा और जो कहोगे वो करेगा। इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है। कोई बहुत सारे देखे हैं हमने तो, लेकिन इतना डरपोक कोई नहीं था जितना डरपोक ये प्रधानमंत्री है। आप हिम्मत करो, डरो मत। इसको कोई ये मत समझो के साथ आ जाएगा, मार देगा, कुछ नहीं होता ऐसा। इतनी बड़ी भीड़ है आपकी, और भीड़ के साथ साथ एक रहस्य की बात ये भी है कि जो आपके साथ हुआ है वो देश के 2 लाख सैनिकों के साथ भी हुआ है। 2 लाख सैनिक भी ठगी का शिकार बने। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की है। और पुलिस वाला तो कोई एक ऐसा नहीं है जो ठगी का शिकार ना बना हो। तो आप पर कहीं कोई गोली, लाठी, बंदूक कोई नहीं चलाएगा। सबको पता है कि आप उनके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हो। सब आपको खुल के भले ना कर सकें, लेकिन अंदरूनी उस पर सब आपको सहयोग करेंगे। इसलिए तमाम लोग निर्भीकता के साथ अपने आंदोलन को बड़ा करें, निर्भीकता के साथ अपनी मांग को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, समाज और राष्ट्र के समक्ष रखें। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, आपकी जीत होगी और आपका प्यारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। मैं आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ नेताजी, आपका भी तमाम मंचासीन साथियों का भी। और पुनः अपने नव नियुक्त पदाधिकारियों से, अपने तमाम पुराने साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप सब ईमानदारी के साथ अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।